गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट खरीदे या बेचे जाते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी, चाहे वो परचेजर की बुक्स हो चाहे वो सेलर की बुक हो, दोनों की बुक्स में हम किस तरह से एंट्रीज करेंगे। और अगर ब्याज दे ही रह जाता है, अर्जित ब्याज होता है, तो ऐसे में उसका लेखा कैसे किया जाएगा। इसी चीज़ को लेते हुए आप अपनी बुक में देखिएगा, आपकी एक पूरी टेबल बनी हुई है जिसके अंदर अब हम अल्टीमेटली जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो प्रैक्टिकल करते समय हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी कि जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे करें या एंट्रीज करते समय और क्या क्या बातें ध्यान रखें। तो ये एक तरह से आपका समराइज्ड जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक तरह से समरी है, वो एक बार इसको वापस मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेंगे इसके साथ ही कि जब हम परचेज प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो जो परचेज़र है उसकी बुक्स में प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट पॉइंट मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। तो वो परचेजर की बुक में कैसे एडजस्ट होगा और वो सेलर की बुक में कैसे एडजस्ट होगा। पेज नंबर 4.24 पे ये पूरा टेबल आपके बुक में बना हुआ है। तो अगर हमने जो बुक्स हैं वो बनानी है, अगर परचेजर की बुक है तो देखिए यहाँ पर देखा है कि ब्याज सहित है तो क्या करना है, ब्याज रहित है तो क्या करना है, और इसी तरह से सेलर की बुक्स में क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ होगी कि जब हम सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या होगा, हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। हमें ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ेगा और जब ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो ऐसे में हमें उसको ब्रोकरेज भी चुकाना पड़ेगा या जीएसटी। अभी वर्तमान में जीएसटी चल रहा है पुरानी बुक को, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर पुरानी बुक अगर यूज़ भी कर रहे हैं आप अपने लिए समझने के लिए तो वहाँ अब जीएसटी जोड़ दीजिएगा। पहले सर्विस टैक्स लगा करता था पर अभी जीएसटी चल रहा है, माल और सेवा कर चल रहा है जिसकी रेट 18% है। तो हमें वहाँ पर दलाली भी जोड़नी पड़ेगी और माल और सेवा कर का जो अमाउंट है वो भी जोड़ना पड़ेगा। अगर परचेजर की बुक है तो क्या होगा, जब उसका ब्याज सहित है तो नेचुरल है कि कॉस्ट में तो जुड़ेगा ही सही ना। अगर आप जैसे सपोज कीजिए आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन 10 रुपीज़ आप ब्रोकरेज चुकाते हैं या 8 रुपीज़ या 18 रुपीज़ आप जीएसटी चुकाते हैं। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उस प्रोडक्ट का जैसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली सेलर को क्या करना पड़ेगा, सेलर को भी पेमेंट तो करना ही पड़ता है इनका। तो उसके लिए उसकी नेट सेलिंग प्राइस निकालते समय जो ब्रोकरेज है या जो जीएसटी का अमाउंट वो पे कर रहा है उसे हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ होगी कि अगर हमारा जो ब्याज है वो उसकी डेट अलग है तो ऐसे में एक्रूड इंटरेस्ट आपका निकलता है। तो एक्रूड इंटरेस्ट अगर ब्याज सहित सिक्योरिटीज़ का परचेज हुआ तो ये मैं कल भी बता चुकी थी कि इसे क्योंकि ब्याज शामिल है तो उसे लेस करना पड़ेगा, चाहे वो परचेजर की बुक्स हैं चाहे वो सेलर की बुक हैं। और अगर एक्स इंटरेस्ट परचेज हुआ है तो आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा या आपको अगर सेलर हो तो आपको अलग से वो अमाउंट मिलेगा। राइट। उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, उसकी एंट्रीज मैंने आपको बता दी थी दोनों की बुक्स में कि अगर इन्वेस्टमेंट खरीद दे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगा, चाहे वो ब्याज सहित है चाहे ब्याज रहित है। और सेलर की बुक में इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती है। तो टेबल की जो शुरू के 2 पॉइंट है वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे के पॉइंट्स तो हमने कल जर्नल एंट्री वाले में देख लिया था कि जो ब्याज है अगर वो एक्रूड रह जाता है तो एक्रूड इंटरेस्ट की आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको भी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो इम्पोर्टेंटली हमें ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट, हमें जीएसटी का एडजस्टमेंट और ब्याज का एडजस्टमेंट, अगर वो कम इंटरेस्ट है सिक्योरिटी परचेज या एक्स इंटरेस्ट है तो परचेजर की बुक में, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेलर की बुक में वही कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस का कैलकुलेशन हमें करना होता है। क्लियर। अब ये जो मैंने थियोरेटिकली पार्ट आपको बताया है, अब उसके बाद इसका हम प्रैक्टिकल एक लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक का, आप बुक से खोल लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रौनक है उसने सिक्योरिटीज़ परचेज करी है और उसने खरीदी है गवर्नमेंट बॉन्ड है, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है। कैपिटल मार्केट से उसने 90 रुपीज़ के रेट से परचेज किया, 1 लाख रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ वाले हैं, इसका मतलब 1000 उसने बॉन्ड्स खरीदे हैं और 90 रुपीज़ की रेट से उसने परचेज किए हैं। वहाँ पे उसने जो ब्रोकरेज चुकाया है यहाँ पे दे रखा है इंक्लूडिंग जितना भी टैक्सेज है वो 2% है। ठीक है।
इंटरेस्ट की डेट्स हैं 31 मार्च एंड 30 सितंबर, यानी साल में 2 बार ब्याज, जो 6% ब्याज की दर है वो साल में 2 बार वो चुकाया जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि रौनक ने ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, इन बॉन्ड्स को अगर वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे परचेज करता है तो क्या अमाउंट होता है और क्या जर्नल एंट्रीज होती, और अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदे जाते हैं तो इसके बारे में आप अपनी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जर्नल का एंट्रीज तो फिक्स ही है कि अगर आप खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा एंट्री। उसके बाद आपको 31 मार्च को ब्याज मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 31 मार्च को ही आप इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्रीज तो वही है, एंट्रीज का फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है। हमने क्या करा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, 1 लाख रुपए की अमाउंट थी, ठीक है, और 90 रुपीज़ की रेट से खरीदे हैं, 100 रुपीज़ वाले हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 90 नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो 100 रुपये वाले का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए के खरीदे हैं, और 100 रुपये का एक है, इसका मतलब 1000 आपने खरीदे हैं बॉन्ड्स, और 90 रुपीज़ पर बॉन्ड की रेट से खरीदे हैं। तो आपकी अगर कम इंटरेस्ट प्राइस होती तो क्या हो जाती, 90,000 होता। अब ये जो कम इंटरेस्ट प्राइस 90,000 है, इसमें आपको कहा है कि हम 2% ब्रोकरेज इंक्लूडिंग जीएसटी पे करते हैं। तो 90,000 का 2% यानी 1800 रुपीज़ आप और ऐड कर लीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ फिगर्स हो सकता है क्लियर नहीं हो देखने में, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ और बुक ले लीजिए आप। तो 91,800 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। लेकिन क्योंकि हम खरीद रहे हैं इन सिक्योरिटीज़ को मार्च 1 को, राइट, तो ब्याज की डेट क्या है, ब्याज की डेट है 31 मार्च, यानी अगले महीने आएगा। तो लास्ट ब्याज मिला होगा 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अब कम इंटरेस्ट है, ये पहला जो एंट्री है वो किससे रिलेटेड है, कम इंटरेस्ट प्राइस से रिलेटेड है। तो इसके अंदर ब्याज भी 5 महीने का जुड़ा हुआ है 90,000 की कॉस्ट में। तो इसमें से 1 लाख रुपए पर 6% की रेट से 5 महीने का ब्याज यानी 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये 2500 बनता है। तो इसे आप लेस कर दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 89,300 रुपीज़। हमारी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट 89,300 रुपीज़। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया ही है अभी 5 महीने का, तो 2500 रुपये हम और चुकाएंगे। तो कुल मिला के हमारे यहाँ से परचेजर यानी रौनक की बुक में एंट्री हो जाएगी 91,800 रुपीज़ की। फिर नेक्स्ट डेट आएगी 31 मार्च। अब 31 मार्च को क्या होगा, पूरे 6 महीने का ब्याज रौनक को यानी परचेजर को मिलेगा, क्योंकि 5 महीने का वो सेलर को पे कर चुका है जब वो खरीदा है। तो 6 महीने का पूरा ब्याज उसके पास आएगा। तो 1 लाख पर 6% की रेट से 6 मंथ्स का ब्याज आप कैलकुलेट कर लीजिए। साल में 2 बार अगर डेट आती है तो आधा आधा आपको लेना है, और अगर एक ही होता है, साल में एक ही बार पेमेंट होता है, तो फिर आपको मंथली उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इंटरेस्ट मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 3,000 रुपीज़, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे 31 मार्च को 3,000 हमें मिला, 2500 तो हम चुका चुके हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट का जो बैलेंस है 500 रुपीज़ उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ये जो परचेज़ होता वो अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो ऐसे में हमारी एक्स इंटरेस्ट प्राइस 90,000 रुपीज़ होती, यानी जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। 1,800 रुपये हम ब्रोकरेज एंड जीएसटी का पे करते ही सही, तो 91,800 रुपीज़ तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता, और आपको एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज अतिरिक्त चुकाना है। तो वो जो 5 मंथ्स का 2500 रुपीज़ आप ब्याज निकालते हैं वो ब्याज आप एडिशनली और पे करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका ये जो एंट्री होती उसके फिगर्स चेंज हो जाते। एंट्री होती इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट पूरा 91,800, बस यही अंतर है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट से। इसीलिए ये अगर ध्यान से करेंगे तो ही आपका प्रैक्टिकल सही हो पाएगा कि कम इंटरेस्ट है तो ब्याज जुड़ा हुआ है, ब्याज उसमें से लेस करके नेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो ब्याज का एडिशनल पेमेंट यानी अतिरिक्त भुगतान होगा। तो 91,800 रुपीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, 2500 रुपये ब्याज के और चुकाने पड़ेंगे। तो अगर वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता तो एक्स इंटरेस्ट में हमें 94,300 पे करना पड़ता। बाकी लास्ट जो 2 एंट्री है ब्याज आपको मिलेगा
ठीक है। वही 3000 रुपीज़ की ये जो सेकेंड एंट्री है वो ऐसे कैसे हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी सेम तरीके से हो जाती है, राइट। तो कुल मिला के बेसिकली हमें ये एंट्रीज करते समय इंपॉर्टेंट है कि हम कैलकुलेशन निकालें। तो पहले आप परचेज प्राइस निकालिए, उसमें ब्रोकरेज वगैरह होती है तो उसको जोड़ लीजिए, और उसके बाद ब्याज का एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए कि सिक्योरिटीज़ कम इंटरेस्ट परचेज हुई है या एक्स इंटरेस्ट परचेज हुई है। बार बार मैं कह रही हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहता है तो उसे ब्याज सहित ही माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे। ब्याज वगैरह की अगर डिटेल्स आपको दे रखी है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ईयर एंड पर जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बच जाते हैं उनका आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे जब अकाउंट का बैलेंस आप निकालेंगे तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे पास है उनमें अगर बार बार परचेज और सेल हो रहा है तो हम फीफो मेथड, लीफो मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि आप एवरेज कॉस्ट पे उनका वैल्यूएशन कर दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर लॉन्ग टर्म असेट है तो कॉस्ट पर वैल्यूएशन होगा, ठीक है। और अगर करंट असेट है तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो उस पर वैल्यूएशन होगा, उस वैल्यू को आपको लेना है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ बनाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट हम अगर कहे तो बनाएंगे। बाकी हमें 2 या 3 अकाउंट तो बनाने ही होते हैं। पहले जो सिक्योरिटी खरीदी है उसका अकाउंट, दूसरा ब्याज का अकाउंट। और अगर ब्याज की तिथि पर जैसे यहाँ तो 31 मार्च ही थी इस क्वेश्चन में ब्याज की डेट, तो हमें फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ब्याज की डेट कोई अलग होती है तो फिर आपको उसका, जैसे मैंने कल बताया था कि हमें अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी और बनाना पड़ेगा। थैंक यू।